जब अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी तो एक बार मैंने किसी बातचीत में बोला, मैंने कहा लाइफ एजुकेशन नहीं है, लाइफ अकाउंटिंग है। ये MBA के एक देश के टॉप 10 में एक MBA स्कूल आता है, उसके छात्र थे। तो जो कोर्स था उसका नाम था PLTL, वो मेरा ही बनाया हुआ कोर्स था, पर्सपेक्टिव्स इन लीडरशिप थ्रू लिटरेचर। तो ये MBA वाले थे, तो मैं इनको MBA की भाषा में पढ़ाता था, तो मैं इनको NPV की भाषा में पढ़ाने लग गया। नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू ये तय करती है कि कोई भी प्रोजेक्ट फाइनेंशियल सेंस में स्वीकार करने लायक है कि नहीं है। NPV पॉजिटिव है तो कर डालो, NPV नेगेटिव है तो नहीं करना। अब NPV निकालने के लिए कैश फ्लोज दोनों तरफ के पता होने चाहिए, कम से कम अगले 10 साल तक, या जो प्रोजेक्ट की लाइफ है तब तक। कई बार हम प्रोजेक्ट को इनफाइनाइट लाइफ का भी मान लेते हैं, तो वो भी कोई बात नहीं। पर अगर प्रोजेक्ट को 10 या 20 वर्ष का मान रहे हो तो तब तक के जो पूरे दोनों दिशा के कैश फ्लो हो पता होने चाहिए, दोनों दिशा के। और NPV कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ी यही होती है कि हम सारे कैश फ्लोज की अकाउंटिंग करते ही नहीं। हम भूल जाते हैं कि अरे ये भी तो खर्चा होगा, और जो उसमें चीजें मिस की जाती हैं, भूली जाती हैं, वो अक्सर कैश आउटफ्लोज होते हैं, कैश इनफ्लोज नहीं। सारी दिक्कत यही है, हम खर्चे गिनना भूल जाते हैं। तो जो फिर NPV है वो तब भी पॉजिटिव आ जाता है हमारी गणना में जब वो है निगेटिव। तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा देते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। और ये बहुत होता है, और ये छोटे मोटे ही ऐसे ब्लंडर्स नहीं होते। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली अनवायबल हो जाते हैं क्योंकि बिल्कुल जो पहला कदम था NPV कैलकुलेशन वही गलत हुआ था। ये बाद में पता चलता है कि अरे इसमें ये भी तो कैश आउटफ्लो था, इसकी तो अकाउंटिंग करी नहीं। कैश हटा दो, आउटफ्लो याद रखो। आपकी जिंदगी में जो आउटफ्लोज हो रहे हैं आपको पता है। मैं पूछा करता था, मैं कहता था तुम, अब मेरा कोर्स चल रहा है, इनका प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, इनको ऑफर्स आ रहे हैं, मैं कहता था तुम कैसे किसी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो? बोलते थे CTC देखते हैं, ये देखते हैं। मैंने कहा तुम उसमें जो इंटेंजिबल्स हैं उनको भी मोनेटाइज करके शामिल करते हो? उदाहरण के लिए तुम्हें बोला गया कि तुम्हारी बैंगलोर में जॉब है, और तुमने क्या उसमें ये गिना कि तुम सुबह जा रहे हो अगर, और ये मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब बैंगलोर का ट्रैफिक अलग था, अब तो सुधर गया है थोड़ा, पता नहीं सुधरा है कि और ख़राब हो गया, क्योंकि अभी खबर आई कि दिल्ली से ज़्यादा कारें अब बैंगलोर में हो गई हैं। लेकिन उस समय तो हालत बहुत ही ख़राब थी। उस समय तो फ्लाईओवर भी ठीक से नहीं बने थे, 2003-4 की बात कर रहे हैं। मैं कहा तुमने ये इसमें गणना करी कि 2 घंटे सुबह फंसोगे और 2 घंटे रात में फंसोगे? बोले हाँ ये तो पता है, ये तो होता है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताना मेरी जान, 8 घंटे काम करते हो, तुम्हें उसकी इतनी तनख्वाह मिलती है, ठीक, तो तुमको पर आवर सैलरी कितनी मिलती है ये तो तुमको फिर पता चल गया? पता चल गया ना? मैंने तुम जान गए कि तुम्हारे 1 घंटे की कीमत कितनी है। 8 घंटे काम किया और महीने मान लो 25 दिन काम किया तो इतनी तुमको तनख्वाह मिली, तो तुम्हें 1 घंटे की अपनी कीमत पता है। तो सुबह 2 घंटे जो फंसोगे और शाम को 2 घंटे जो फंसोगे, इसकी कीमत तुमने जोड़ी? तुमने अपनी CTC में से दिन के ये 4 घंटे हटाए क्या? 1 घंटे की कीमत तुम जान गए हो। तो अगर 25 दिन तुम फंसोगे तो माने 100 घंटे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, ये 100 घंटों की कीमत तुमने अपनी CTC से घटाई। हाँ, ऐसा थोड़ी करना होता। क्यों नहीं करना होता? तुम्हें अपने आउटफ्लोज की कुछ अक्ल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं गवा क्या रहे हो, तुम्हें बस ये दिखता है पा क्या रहे हो। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, तुझे पता भी नहीं है, तू लुटा जा रहा है, पर तुझे अकाउंटिंग नहीं आती। और अभी मैं ये तो इसमें तुमसे पूछ ही नहीं रहा कि उसमें जो तुम गंदी हवा पियोगे और जो तनाव रहेगा, और तब ऑटोमेटिक कार्स नहीं चलती थी,
20 साल पहले। ट्रैफिक में घुटनों की जो हालत होगी तुम्हारे, क्योंकि तुम लगातार क्लच को दबाए हुए हो, तुमने वो गिना क्या? जो तुम्हारे मन की क्षति होगी, डिटेरियोरेशन होगा, वो तुमने गिना? तुम्हारी सेहत जो खराब होने वाली है वो तुमने गिना? और अभी मैंने सिर्फ सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे की बात करी। उस 8 घंटे में वहां तुम्हें संगति कैसी मिलेगी, उसका तुम्हारे जीवन पे क्या असर होगा, तुमने गिना? मैंने कहा ये सब कुछ बेटा अगर गिनोगे ना तो एनपीवी नेगेटिव हो जाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम वहां कंपनी में कुछ पाने नहीं, कुछ देने जा रहे हो। सीटीसी भूल जाओगे, वो सीटीई बन जाएगी, कॉस्ट टू एम्प्लॉय। कंपनी में कोई कॉस्ट नहीं है। थोड़ा सा कुछ पाने के लिए अब माँ की ओर देखना नहीं है कि माँ लगाए एक बेलन, बता क्या बेच के आया है। कौन सी माँ की बात हो रही है? साधारण भाषा में समझ लीजिए, जिसको हृदय बोलते हैं। आपके ही भीतर जो ईमानदारी बैठी है, शास्त्र में उसको आत्मा बोल देते हैं, ब्रह्म बोल देते हैं, सत्य बोल देते हैं। बिल्कुल जमीन की भाषा में कह लीजिए, आपके ही भीतर जो ईमानदारी बैठी है। कौन कौन देगा इस सवाल का आज जवाब? बता क्या बेच के आया है, और लिखना 1 2 3 और फिर बताना कि सौदा मुनाफे का है कि लुट गए। जी नमस्ते सर। सर आपकी ये एनपीवी वाले एग्जाम्पल में मेरा एक रिफ्लेक्शन था, वो शेयर करना था। सर उसमें हम अगर एक्सटर्नैलिटीज़ को कंसिडर करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट मतलब वायबल होता ही नहीं है, मतलब एवरीथिंग बिकम्स अनवायबल। एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं सबको बता तो दो पहले। जो हिडन और सोशल कॉस्ट्स होती हैं, इंटेंजिबल्स होते हैं, वो सब उसमें आते हैं, और वही जो है वो फिर कंटेंशियस रहता है। और उसी को जब नहीं लिया जाता तो क्लाइमेट चेंज और जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है वो सब उसका परिणाम होता है। तो वो न लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। सर तो वही हम जब पर्सनल लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे तो बिफोर ज्वाइनिंग ईयर मुझे लाइक हर जॉब में कुछ ना कुछ खोट दिखाई देती थी इसी कारण से। तो इन द करेंट इकोनॉमी कोई भी जॉब ऐसी नहीं लगती, मतलब 99% जॉब्स आर लाइक दे आर नॉट फिट फॉर कॉमन पीपल। तो ऐसे में जो आम आदमी है उस हर एक के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है टू जॉइन। तुम एक बड़ा अजम्पशन ले रहे हो कि आम आदमी को अपनी आम जिंदगी आम तरीके से चलानी ही है, इसीलिए उसे जॉब करनी ही है। अगर सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा चलना है तो फिर जॉब्स भी वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सिर्फ जॉब्स का नेचर बदल जाए और समाज और घर और धर्म और राजनीति और शिक्षा जैसे चल रहे हैं वो वैसे ही चलें। नहीं, सब कुछ बदलेगा। सर लेकिन हिस्ट्री देखें अगर आज तक जैसा होता है तो ऐसे में तो मतलब फ्यूचर में भी हिस्ट्री में तो ये माइक भी नहीं था बेटा। हिस्ट्री में माइक था। द फ्यूचर डज नॉट नीड टू बी अ होस्टेज टू हिस्ट्री। जो लोग हमारे साथ आते हैं और कहते हैं मैंने बदलाव की कोशिश की पर असफल हो गया और
बहुत लोग ऐसे होते हैं, कहते बदलाव की कोशिश की, कुछ हुआ नहीं। उनमें से कई लोग निराश होकर फिर चले भी जाते हैं। मैं उनसे कह रहा हूँ, आपने भूल करी है एक ज़बरदस्त, बहुत गहरी, एकदम फंडामेंटल। आप एक चीज़ बदलना चाहते थे, समझे बात को? A youngster like you, I'm looking for a meaningful job. But what if you have meaningless habits and you require loads of money to sustain your meaningless habits? How will you get a meaningful job? अब तुम जॉब बदलना चाहते हो बिना अपनी हैबिट्स को बदले। तुमने एक गर्लफ्रेंड बना रखी है, तुम्हारे पास आई ही इसीलिए थी क्योंकि तुम मोटी नौकरी करते थे, मोटे पैसे वाली। अब तुम्हें वो गर्लफ्रेंड बचा के रखनी है। तुम संस्था में कैसे जॉब कर लोगे? वो बचेगी तभी जब वो जिस तल की लड़की है उस तल की नौकरी बचेगी, क्योंकि वो तुम्हारे पास तो आई नहीं है, वो तो तुम्हारी नौकरी के पास आई है। तो तुम संस्था में आओ और कहो कि नौकरी बदल दूंगा, लड़की पुरानी रहेगी, तो बात बनेगी नहीं। अभी बड़ी भारी कीमत हो जाती है, लोग जॉब से तो रिज़ाइन कर देते हैं आने को। अब उन्हें कैसे बताएं कि बेटा वो गर्लफ्रेंड है, उससे भी थोड़ा सा रेजिग्नेशन। लेकिन अगर वो रहेगी तो वो तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगी, ये पक्का है। और आमतौर पे जीतता कौन है अब बताने की बात नहीं। हम तो तुम्हें एक ही तल पर पकड़ सकते हैं, पर वो तुम्हें बहुत गहरे तलों पर स्पर्श कर सकती है। और वहां एक बार तुम पकड़ लिए गए फिर तो समझ गए बेटा, फिर कोई आचार्य तुम्हें नहीं बचा सकता। आप 100 चीजें पुरानी ही रखते हुए एक चीज नई करने की कोशिश करते हो नहीं पाएगा ना। पुराना पूरा जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, पूरा टूटेगा, नहीं तो उसमें फिर कोई नई चीज भी नहीं लगेगी। ये ऐसी सी बात है कि कोई गाड़ी बताओ जो पुरानी भी थी आज भी चलती है। हाँ, स्विफ्ट ले लो तुम, मारुति स्विफ्ट है, सुजुकी स्विफ्ट है। तुम स्विफ्ट के आज के मॉडल में उसका 20 साल पुराना स्पेयर लाने की कोशिश करो, चलेगा? उल्टा लो, 20 साल पुरानी तुम्हारे पास स्विफ्ट है, ठीक है, मुझे नहीं मालूम तब होता था, नहीं मान लो कार्बोरेटर वाली, अब पता नहीं होती थी कि नहीं होती थी, और उसमें तुम आज की ले जा करके वो MPFI और चिप लगा रहे हो, तो वो पुरानी गाड़ी चलेगी क्या? वो पूरी ही बदली जाएगी। पुरानी गाड़ी में तुम आज का स्पेयर लगाओगे तो चलेगा क्या? वही बात है ना। वो जो मेरी बात है, इसको स्पेयर पार्ट की तरह मत इस्तेमाल करो कि मेरी पुरानी गाड़ी, मेरी आदिकालीन प्रागैतिहासिक गाड़ी, और उसमें आचार्य जी का ये नया चमचमाता हुआ स्पेयर पार्ट मैं इसको लगा देता हूं। मेरा ये स्पेयर पार्ट तुम्हारी पुरानी गाड़ी में लगेगा नहीं, तुम्हें गाड़ी ही बदलनी पड़ेगी। ये आपने ज्यादा बड़ी बात बोल दी। ये गाड़ी तो ऐसे ही चलेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। पुलिस से डर लगता हो तो मालूम है, लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं और दिल ठीक ना काम कर रहा हो, डॉक्टर्स उनका हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं करते। नहीं तो ये एक विकल्प होता है, आपका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है। लिवर तो बहुत आसानी से होता है, किडनी होता है, हार्ट भी होता है आजकल। पर आदमी अगर बूढ़ा बहुत हो गया हो ना, तो कहते हैं ये इतना जर्जर हो चुका है कि इसको कुछ नया देना माने इसको तुरंत मार देना। तुम्हारी पुरानी जो व्यवस्था है वो इतनी जर्जर है, इतनी कमजोर है कि उसमें एक जवान आदमी का दिल मैं अब नहीं लगा सकता।
मैं तुम्हें एक जवान आदमी का दिल दे रहा हूं, उसको तुम अपनी प्राचीन व्यवस्था में ट्रांसप्लांट करना चाहते हो, कैसे कर पाओगे? प्राचीन व्यवस्था से मेरा क्या मतलब है? जो पुराना जंगल का जानवर है ये देह, तुम इसके सारे ढर्रे अगर पुराने ही तरीके से चलाना चाहते हो तो गीता और कृष्ण, कबीर, बुद्ध कोई आपके काम नहीं आएंगे। ये उनका अपमान है कि उन्हें स्पेयर पार्ट की तरह इस्तेमाल किया जाए। वो कहते हैं हम जब आते हैं तो हम कौन हैं? हम बादशाह हैं। हम जब आते हैं तो हम पूरे आते हैं। हम जब होटल में चेक इन करते हैं तो एक कमरे में नहीं करते, पूरा होटल बुक कराते हैं। आप ये नहीं कर सकते कि एक कमरा इनको दे दो, ना 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 साहब, वो पूरा होटल मेरा होगा। जब प्रेसिडेंट्स आते हैं बाहर के, मान लो अमेरिकन प्रेसिडेंट आया, तो ऐसा थोड़ी कि उनके लिए 5 कमरे बुक कर दिए जाते हैं। कहीं पे रुके, मान लो दिल्ली में, हाँ अशोक तो ताज में रुके या कहीं और रुके, तो उनके लिए क्या करा जाता है? जितने दिन वो हैं उतने दिन वो पूरा होटल बुक रहता है। वो तो सिर्फ प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है। और सत्य तो अरे परम बादशाह। तुम मुझसे कह रहे हो नहीं, मेरी जिंदगी के बाकी कमरों में तो पुराने ही लोग रहेंगे, मैंने तुम्हारे लिए एक कमरा खाली किया है, तुम आके उसमें रह लो। वो आएगा ही नहीं। वो कहता है हम आएंगे तो पूरा आएंगे, फिर जब हम आते हैं तो बस हम ही आते हैं, बाकी हम किसी को नहीं रहने देते। फिर बाकी जो रहेगा वो हमारी मर्जी से रहेगा। हम तय करेंगे कि उस बाकी कमरों में और कौन रहेगा। सच जब आता है तो तुम्हारे हाथ से नियंत्रण छीन लेता है। वो बादशाह है ना, तो सारा नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। फिर तुम अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते, अपने पुराने तौर तरीके नहीं चला सकते। जब बदलेगा तो सब बदलेगा। हमारे इन सत्रों में भी, हमारी श्रृंखलाओं में भी बहुत लोग यही सोच के आ गए हैं। वो कह रहे हैं हम 10 जगह से 10 चीज़ें इकट्ठा किए हुए हैं, एक चीज़ यहाँ से भी ले लेते हैं। भाई जो चीज़ जहाँ से अच्छी मिले ले लेनी चाहिए, लोक सत्य, फोक विजडम। मूर्खों, ये जगह ऐसी है कि या तो तुम्हें यहाँ का पूरा होना पड़ेगा, नहीं तो तुम यहाँ टिक नहीं सकते, तुम्हें भागना पड़ेगा। यहाँ बादशाहत दी जा रही है, अधूरापन थोड़ी दिया जा रहा है कि थोड़ी सी कोई चीज़ दे दी गई, उसको रख लिया एक जेब में। यहाँ जो चीज़ दी जा रही है उसको किसी जेब में नहीं रख सकते, बहुत बड़ी चीज़ है वो, उसको फिट नहीं कर पाओगे अपनी पूरी पुरानी व्यवस्था में। तो ये मत फिर बाद में कहना कि आचार्य जी हमारी पुरानी व्यवस्था ढेर हो गई। मैंने तो पहले ही बता रखा था, जितना आपको ये बातें समझ में आती जाएंगी उतना आपका पुराना होना, हस्ती, अस्तित्व मिटता जाएगा। तो पहले से ही पता है। लोग आते हैं बड़े जबरदस्त तर्क लेकर के, कहते हैं अच्छा अगर सब बुद्ध हो गए तो बुद्धों की सुनेगा कौन? अगर सब बुद्ध हो गए तो बुद्ध बोलेंगे ही क्यों? बुद्धों को क्या खुजली है बोलने की? उन बेचारों को तो मेहनत करनी पड़ती है तुम्हारी मूर्खता की खातिर। ये कितना घोर प्रश्न था। बोले अरे आचार्य, मूर्खों को गाली मत दिया कर, मूर्ख ना होते तो तुझे सुनता कौन? अगर मूर्ख ना होते तो यहां बोलता कौन? क्या पड़ी है बोलने की? लोग ऐसे ही अजम्पशंस लेकर के आते हैं, कहते हैं देखो ये चीज़ अगर बदल गई तो ये समस्या हो जाएगी। भाई वो चीज़ बदलेगी तो दूसरी 50 चीज़ें बदलेंगी, लेकिन तुम मान रहे हो कि एक चीज़ इंडिपेंडेंटली बदलेगी। नहीं, हम एक फंडामेंटल चेंज की बात कर रहे हैं, जो जब होता है तो अपने साथ 10 और बदलाव लेकर आता है। अगर आपकी बात सुन लें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल स्लॉटर इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, उनका क्या होगा? लेदर इंडस्ट्री। भाई ज़रूरत ही नहीं रहेगी उन प्रोडक्ट्स की, तो उन लोगों का क्या होगा? जैसे अध्यात्म समझ में आएगा ना, जैसे ये बात, वो फिर उतने पैसे भी नहीं मांगेगा। पर फिर कंजम्पशन नहीं होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी का क्या होगा? वो मन ही बदल जाएगा जो इकोनॉमिक्स को कंजम्पशन के लेंस से देखता है।
पर इतने सारे लोग हैं, उनको चलाना भी तो है, सस्टेन करना है। इतने सारे जो लोग हैं वो कम हो जाएंगे। क्या आप मार दोगे? नहीं, लोग अपने आप मरते हैं। हम पैदा करते हैं ज़बरदस्ती। मारने की कोई ज़रूरत नहीं होती बाबा, मृत्यु स्वयं आती है। वो तो तुम ज़बरदस्ती पैदा करे जा रहे हो, इसलिए आबादी इतनी प्रचंड हो गई है। नहीं तो आबादी अपने आप कम हो जाए। चीन की पिछले 2 साल से कम हो रही है, जापान की कब से कम हो रही है। तुम ये मूर्खतापूर्ण प्रजनन बंद करो तो आबादी ने स्वयं बढ़ने का ठेका थोड़ी ले रखा है। और जिनको ये बातें समझ में आती हैं वो फिर कुत्ते बिल्लियों की तरह प्रजनन करते नहीं फिरते। पर लोग अपनी समझ से बहुत चालाकी भरे और समझदारी भरे सवाल लेके आते हैं। अगर ये बातें सबकी समझ में आ गई तो फिर तो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर कोलैप्स कर जाएगा ना। जुन्नू, तुम अभी झुंझुना बजाओ। अध्यात्म तो छोड़ दो, अभी तुम इकोनॉमिक्स भी नहीं समझते हो। अभी तो तुम्हें थोड़ा इकोनॉमिक्स समझाने की ज़रूरत है।